एनसीईआरटी पेज नंबर 117 एग्जाम्पल 3.7, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें जो I1 I2 दे रखा है वो सब आपको बताना। डिटरमिन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। यही क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, और इससे क्वेश्चन किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगा, मेरा जो तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। जो पोटेंशियोमीटर वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर आता है। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो बी थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ये ऐसे आ रहा है, बी यहाँ पे है। ये पॉइंट सी है, यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, डी। ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यूज मैं लिख दूंगा अभी। यहाँ पे एक और बैटरी लगी हुई है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का है, 4 ओम, 1 ओम, 4 ओम्स, 2 ओम्स, 10 वोल्ट, और कुछ छूट रहा है तो सब कुछ हमने लिख लिया। बुक में जो करंट दिया गया वो उन्होंने अपने हिसाब से लिया है, ये I1 I2, ठीक है। मैं वो नहीं लूँ, जो मुझे ठीक लगेगा मैं उस हिसाब से इसमें लेता जाऊंगा। बाकी वैल्यू आप एक बार चेक कर लो कि कोई वैल्यू गलत तो नहीं है। 10 वोल्ट 1 ओम का हो गया ये, फिर उसके बाद 5 वोल्ट्स, इसके बाद ये 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ठीक है। तो ये है एक सर्किट जिसमें कि आपको निकालना है हर ब्रांच का मतलब क्या होता है। ये AC एक ब्रांच हो गया, AB एक ब्रांच हो गया, तो CD एक ब्रांच हो गया, BC एक ब्रांच हो गया, और ये BD एक ब्रांच इधर वाला है, ठीक है। तो सारे ब्रांचेज में करंट आपको फाइंड करना है। तो किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सीरीज पैरेलल अगर आप लगाओगे तो इसमें बहुत दिक्कत होगी, कोई फायदा नहीं। सीरीज पैरेलल लगा करके आप क्या करते हैं, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो सीरीज और पैरेलल यहाँ पर सिर्फ सीरीज और पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं कि ये पैरेलल भी है, तो यहाँ पर फिर से कनेक्टेड है, तो ना तो ये सीरीज ही है ना ये पैरेलल है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको क्लियर कट नहीं समझ में आएगी कि सीरीज है कि पैरेलल है, उस केस में आप किरचॉफ्स लॉ जरूर अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ 2 हैं, एक किरचॉफ्स लूप रूल है और दूसरा है पॉइंट रूल। फर्स्ट है पॉइंट रूल और दूसरा है किरचॉफ्स लॉ लूप रूल, ठीक है। पॉइंट रूल क्या कहता है आपको पता होगा शायद, कि किसी पॉइंट पर अगर कई वायर्स की वजह से करंट आ रहा है, इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 निकल रहा है बाहर, ठीक है। यहाँ से I4 इंटर कर रहा है, यहाँ से I5 बाहर जा रहा है, तो इनकमिंग करंट जो होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। मतलब I1 इंटर कर रहा है इस पॉइंट की तरफ है, I2 इंटर कर रहा है इस पॉइंट की तरफ है, उसके बाद फिर I4 इंटर कर रहा है, और आउट होने वाले कौन कौन है, ये दोनों I3 प्लस I4, ये दोनों आउटगोइंग करंट्स हैं। तो इनगोइंग करंट और आउटगोइंग करंट आपको देखना है, ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। तो ये कहलाता है पॉइंट रूल। इस पॉइंट रूल को हम चाहें तो अलग से इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वैसा करने से टाइम वेस्ट होगा। हम लोग किरचॉफ्स का जो पॉइंट रूल है वो डायग्राम में ही अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में अप्लाई करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो ये वाले सेल से स्टार्ट करें, ये वाले से स्टार्ट कर। मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस सेल से मान लेते हैं कि I करंट जाता है, ठीक है, यहाँ से I करंट इंटर करता है,
तो ये जो I करंट है दो पार्ट में बंट जाएगा। इधर मान लेते हैं कि I1 है, ठीक है, तो इधर आप I2 मान सकते हैं, यहाँ पर I2 इधर वाला करंट दिखा सकते हैं, और हम फिर कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि ये इनकमिंग करंट होगा इस पॉइंट के लिए और ये दोनों क्या होंगे, आउट गोइंग करेंट्स होंगे। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपका एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ये सही है लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे कि इधर I है इधर I1 है, तो यहीं पर डायरेक्टली लिख देते थे I माइनस I1, यहीं पे लिख देते हैं। तो पॉइंट रूल डायग्राम पे ही अप्लाई कर देंगे सीधा, ठीक है। अभी I1 करंट आगे जाता है, यहाँ तक तो I1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ के बाद फिर ये दो पार्ट में बंट जाएगा। तो मैं इधर वाले पार्ट में I2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा I1 माइनस I2। अब आपको यहाँ पे दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाएगी कि अरे ये तो बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव इधर है नेगेटिव है, तो करंट तो बैटरी से इधर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो I इधर लिया गया है ना, आप चाहो तो इधर भी ले सकते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में इधर ले सकते थे। तो करंट किधर भी ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर अपने आप बिल्कुल सही आ जाएगा। अगर आपने बाय द वे सर्किट में जो रियल में ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, अगर आपने उल्टा माना है तो आंसर जो है वो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो हमने करंट का डायरेक्शन चूज किया है वायर में वो उल्टा होगा, जो कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर I1 माइनस I2 आ गया। अब इधर का जरा देखें, यहाँ से देखो, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, क्योंकि इधर से जो करंट चलेगा वही करंट यहाँ से हो करके आएगा, वो क्या होगा, I1 माइनस I2, बिकॉज कहीं से डिवाइड नहीं हुआ है, कुछ भी डिवाइड नहीं। आप सोचो कि बैटरी की वजह से करंट बढ़ेगा, बैटरी जब भी अगर वोल्टेज ड्रॉप देगा, करंट तो बैटरी की वजह से ही होता है, ठीक है। तो जो करंट है वो टोटल इस बार में हमने I1 माइनस I2 मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो I1 माइनस I2 इधर की तरफ होगा, ऑल्दो ये बैटरी के डायरेक्शन से उल्टा चल रहा है सब कुछ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अपने आप सही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर I1 माइनस I2 है। अब आप देख सकते हैं कि इधर से I2 करंट चला रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, I2 ही होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये जो I करंट यहाँ से चला है, तो AC ब्रांच में पूरे में I करंट होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, I ही होगा। ये I यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अगर करंट आ रहा है उसको दो ब्रांच मिलेगा तो करंट डिवाइड होगा। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ के बीच में कोई ब्रांचिंग तो हुआ नहीं, तो सेम करंट सब जगह होगा। तो आप देखें कि C पॉइंट पर इनकमिंग करंट है I2 और आउट गोइंग क्या है I। तो यहाँ पर क्या कितना करंट होना चाहिए, यहाँ पे जो करंट आएगा, उसके अलावा यहाँ पे भी ध्यान देना है आपको कि ये जो करंट है वो I माइनस I1 है, क्योंकि ये भी कोई ब्रांच डिवाइड नहीं हुआ। तो I माइनस I1 है, ये दोनों करंट, क्योंकि ये करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर D पॉइंट पे ये करंट इंटर कर रहा है, ठीक है। ये वाला करंट भी इंटर कर रहा है, वो भी इंटर ही कर रहा है, सब इंटर ही कर रहे हैं, आउट कोई हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो टोटल करंट तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जीरो होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर हम सारे करंट्स को ऐड कर देंगे तो वो जीरो देना चाहिए। इनकमिंग और आउट गोइंग जो होता है वो, देखो अगर एक पॉइंट है, ये इसी वाले केस में हम लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि इनकमिंग को पॉजिटिव के साथ लिख दें और आउट गोइंग को नेगेटिव के साथ। तो I2 अंदर आया, I1 अंदर आ रहा है, क्या हुआ, उस साइड का वर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। वो बल्ब की वजह से साइन हो रहा होगा। I1 आ रहा है, ठीक है, इधर से, यहाँ से I2 करंट है और इधर से I3 है, ये तीन करंट्स है,
दो इंटर करने वाले, एक लीविंग वाला। तो जो इंटर करता है उसको पॉजिटिव के साथ लिख दो, I1 प्लस I2 इस पॉइंट पर इंटर कर रहे हैं, और आउट गोइंग वाले को माइनस के साथ लिख दें। ये वही बात है कि इनकमिंग इज इक्वल टू, उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आउट गोइंग करंट हो जाएगा, बात वही है। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे, आपको करना क्या, ये वाला करंट पता करना है, ठीक है। तो इन तीनों का सम, अब मान लेते हैं कि ये x है, सपोज करते हैं, तो ये I माइनस I1 प्लस एक्स करेंट प्लस I1 माइनस I2 क्या होना चाहिए, ये तीनों इसमें इंटर करने वाले करंट हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें से कोई ऐसा है जो आउट गोइंग वाला है, लेकिन वो सब इनकमिंग दिख रहा है, तब भी टोटल करंट जो होगा इस पॉइंट पर वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये I1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो I माइनस I2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू I2 माइनस I2 माइनस I आएगा। और ये बहुत मुश्किल भी नहीं था इसको फिगर आउट करना, हम लोगों ने यहाँ से चेक कर लिया था। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि इस पॉइंट पर अगर आप किरचॉफ लूप पॉइंट रूल लगाते हैं, ठीक है, तो इनकमिंग कितना है I2, ये x बाहर जाने वाला, इनकमिंग I2 माइनस बाहर जाने वाला x, ये भी बाहर जाने वाला है माइनस I, तीनों करंट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो x कितना आ रहा है, x इक्वल टू I2 माइनस I, यहाँ से भी आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ भी वेरीफाई किया और यहाँ पे भी करके देखा, अगर ऐसा हो जाए दो जगह से, यानी कि आपने जो कैलकुलेशन किया है सब कुछ सही है, इसका ये मतलब है कि इस ब्रांच में कितना करंट है, यहाँ पे करंट है I2 माइनस I करंट चल रहा है, ऐसे लिख देता हूँ, I2 माइनस I करंट है इस ब्रांच में, ठीक है। तो ये सब, अब ऐसा कोई ब्रांच बचा नहीं है जिसमें कि हमें करंट लिखना बाकी हो, ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं है। या कुछ बच रहा है, इसका करंट लिख लिया, इसका भी लिख लिया, इसमें भी लिखा जा चुका है, सब सारे करंट लिख लिए गए। ओके, तो अब हमें इन इक्वेशंस की कोई जरूरत है नहीं। तो पॉइंट रूल जो है वो डायग्राम पे लग गया, अब हमारा काम है लूप रूल लगाना, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? लूप रूल लगाते हैं। लूप रूल लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको लूप कंसीडर करना पड़ेगा। किरचॉफ का लूप रूल ये कहता है, पहले मैं आपको समझा दूं कि लूप रूल है क्या, मतलब अप्लाई कैसे करते। एक सिंपलेस्ट सीरीज सर्किट में मैं कुछ रेजिस्टेंसेस लगा देता हूं, हो सकता है कि ये किसी दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हो, यहाँ पर कोई और रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, उसे कोई मतलब नहीं। या किसी सर्किट के बीच में से हमने, सर्किट बहुत बड़ा होगा, ठीक है, उस सर्किट में से हमने ये वाला हिस्सा एक लूप ढूंढ लिया है, उस सर्किट में इधर भी कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा, उसे में कोई मतलब नहीं है। अगर आपको एक लूप दिखता है तो हम इस लूप की बात करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ वोल्टेज है, रेजिस्टेंस R1 R2 यहाँ पर R3, ठीक है। इसमें करंट जो है वो I1 है, इसमें करंट I2 है और इसमें करंट I3 है। क्योंकि यहाँ से अगर I करंट जाता है तो फिर आपको मालूम है कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएगा, तो ये करंट इधर I1 है, फिर I1 जो होगा दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इधर I2 जा रहा है, ठीक, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर कुछ करंट चला गया होगा, तो इसमें I3 है, यानी कि तीनों के करंट आपको मालूम है जो है। तो किरचॉफ लूप रूल कैसे लिखेंगे? लूप रूल ये कहता है कि इस वोल्टेज को आप पॉजिटिव में लिख दीजिए, ठीक है, V या EMF जो भी लिखना चाहें, हम लोग V ही लिख लेते हैं, V। और करंट के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये क्या है, इस एक लूप हम बनाएंगे इसके अंदर में, करंट के डायरेक्शन में, करंट ऐसे चल रहा है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एक लूप बनाएंगे। ये लूप जो एक डायरेक्शन देगा, ठीक है। आप जैसा चाहो, आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में हमें माइनस के साथ लिखना है, माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा।
टोटल जो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेज जो होगा बैटरी प्लस सब में जो वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है सबका सम 0 आएगा। ठीक है, अगर ये सब कनेक्टेड नहीं होते, ये वाला नहीं कनेक्टेड होता है, नहीं तो ये ओपन सर्किट, मतलब ये एक सिंगल सर्किट होता सिर्फ, तो सब में करंट सेम होता, I1 I2 और I3 तीनों बराबर होते उस केस में। ठीक है, तो मैं इसमें से कुछ लूप्स ढूंढूंगा और पहले देखते हैं कि इसमें सर्च फॉर वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास। वेरिएबल देख लो, एक तो I है, दूसरा फिर I1 है, फिर I2 है, और कुछ है I1 और I2, 3 वेरिएबल्स हैं। तो 3 वेरिएबल को पता लगाने के लिए आपको 3 इक्वेशन बनाना होगा, 3 लीनियर इक्वेशन बनेंगे। तो 3 इक्वेशन बनाने के लिए हमें 3 लूप कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वो वाला लूप कंसीडर करें जिसमें सबसे कम बैटरी की संख्या जो या सेल जो भी EMF सोर्स है उसकी संख्या सबसे कम हो, सबसे कम नंबर में हो, और रेजिस्टेंस की भी जो नंबर है के नंबर भी कम होने चाहिए, कम से कम रेजिस्टेंस हो और कम से कम सोर्स हो, वैसा वाला लूप कंसीडर करना है। तो मैं आपको एक लूप बता रहा हूं, ये वाला लूप। ठीक है, मैं उसका नाम देता हूं लूप ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी ए, ये वाला लूप है। ठीक है, तो इस लूप में ए से बी से फिर सी, मैंने एक ऐसे एक डायरेक्शन दे दिया कि ऐसे चल रहा है, आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया गया। अब इससे इक्वेशन बना लेते हैं लूप रूल लगा करके। तो लूप रूल बना के इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो +10 लिखेंगे। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस पहला ये मिलता है -4I1। ठीक है, इसके बाद फिर -2I2 और फिर ये वाला -1I1, 1I, ये 4 ओम मैं यहाँ पे ले देता हूँ, I इंटू 1, ये तीनों का सम क्या होगा 0 होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में तीनों बातें हैं, मतलब तीनों वैल्यूज हैं, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया और I भी आ गया। ठीक है, तो 3 वेरिएबल का एक इक्वेशन मिल जाता है पहले लूप से। ठीक है, अब मैं दूसरा लूप लिख रहा हूं, लूप कोई भी ले सकते हैं आप चाहो। कितने लूप बन रहे हैं पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक लूप बन रहा है, ये वाला एक लूप बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक तीसरा लूप ये वाला बन रहा है, बी डी, यहाँ पर ई कर लो इसको, बी डी ई बी, ये एक लूप है। एक लूप बन रहा है ये वाला, ए बी ई डी ए, बाहर वाला। एक लूप बन रहा है ए बी डी ए बी डी ए। तो इस तरीके से एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, ये वाला 4 लूप। ठीक है, और ये पूरा मिला करके 5 लूप। तो 5 लूप तो साफ दिख रहा है यहाँ पे। मैं दूसरा लूप ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है उसको कंसिडर करते हैं, जो ऑब्वियस लूप है वो पहले ही इसमें क्या क्या है 1 2 3 4 इसमें है। ठीक है, अगर हम लोग बाहर वाला लूप लेते हैं बिल्कुल आउटर वाला, तो 1 2 और 3 ही, 2 रेजिस्टेंस और 1 बैटरी। तो क्यों ना बाहर वाला लेकर के देखें, इसमें क्यों फंसे, इसमें 1 2 3 और 4 कंपोनेंट है, जबकि बाहर वाले लूप में 3 ही कंपोनेंट है। तो उसी को कंसीडर करते हैं लूप ए बी ई डी ए, ये लूप कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना लूप कैसे लिखा जा रहा है, ए बी ई डी ए। ठीक है, अब देखो जो पहला लूप आपने कंसीडर कर लिया है, उस लूप के हिसाब से, इस लूप के हिसाब से इस वायर में करंट ऐसे, तो दूसरे लूप के हिसाब से भी वैसे ही होना चाहिए। दूसरा जो लूप आप ले रहे हैं उसका जो डायरेक्शन होगा पहले लूप का जो आपने इक्वेशन बना रखा उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे लूप में हम ऐसे करंट मान लेंगे, नहीं मान सकते। ठीक है, उससे गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि
फर्स्ट लूप में करंट हमने इसमें इधर इमेजिन कर रखा है, तो दूसरे को भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो दूसरा लूप जो है वो आप मेंटली सोच लो कि ऐसे हम लोग ठीक है क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं। तो लिखते हैं इसके लिए, तो पहला रेजिस्टेंस ये 4 है, तो -4 करेंट के डायरेक्शन में हमेशा माइनस लगेगा, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में माइनस, तो -4I1। उसके बाद आते हैं इन करंट का कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं, इसका कुछ भी नहीं करना है आपको, बैटरी पे आना है। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, हाँ, क्योंकि बैटरी जो है वो उसका जो पॉजिटिव है, इसका ईएमएफ जो है वो उल्टा होगा, ये इधर की तरफ करंट भेजेगा तो वो उसके अपोजिट में है, तो इसमें भी -5 लगाना पड़ेगा, +5 नहीं। अगर ये उल्टा लगा होता तो +5 लिखते, ठीक है, ये एक्चुअली करंट को कम कर रहा होगा, तो -5। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो अब ये वाला सेक्शन में जब D से A की तरफ जाएंगे तो लूप तो आपका ऐसे है, लेकिन इस सेक्शन में करंट ऐसे बढ़ रहा है, लूप के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट पाते हैं, तो ये प्लस के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में अगर लूप है तो पॉजिटिव, और लूप का जो डायरेक्शन है वो करंट के अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे तो ऐसे हो जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अपोजिट में पॉजिटिव और डायरेक्शन के साथ अगर लेंगे तो नेगेटिव, जैसे यहाँ पर था नेगेटिव, तो अब लिखेंगे +4 ohms × I - I1। अगर ये करंट ऐसे उल्टा होता तो यहाँ पे माइनस लगा देते, =0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग बाद में, पहले हम लोग सीधे इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसमें आप पाते हो क्या कि इसमें I1 है और I में है, 2 वेरिएबल में है, ठीक है। तो इसे I और I1 के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, और हम I1 को I के टर्म्स में लिख लेंगे, तो यहाँ पर उसको पुट करेंगे तो फिर एक वेरिएबल कम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इक्वेशन तो लिख लिया गया, अब तीसरे की बारी है। तो तीसरा लूप कौन सा कंसीडर कर लें? ये वाला लूप कंसीडर कर लें, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 और 4 कंपोनेंट्स हैं। इस वाली बैटरी का जो हिसाब होना था सो हो गया, उसको हमने यूज कर लिया। ये 5 वाला भी यूज हो चुका है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो कि ये वाला रेजिस्टेंस कहीं भी यूज नहीं हुआ है अभी तक, अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारे इक्वेशन में आ चुके हैं, ये वाला रेजिस्टेंस भी आ चुका है, ये बैटरी भी आ चुकी है। बच क्या रहा है? बचा जो है वो ये रेजिस्टेंस है जो हमने अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। आप इस तरीके से भी लूप का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसको कंसीडर करने के लिए या तो ये वाला लूप कंसीडर कर लें, तो इसमें 1, 2, 3, 4 कंपोनेंट्स हैं, या फिर हम ये वाला लूप कंसीडर कर लें, तो इसमें 1, 2 और 3, तो क्यों ना यही वाला ले लें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वाले से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं ये वाला लूप ले लेता हूँ। लूप कौन सा लूप ले रहे हैं? बी। अब लूप लेने से पहले जरा ध्यान देने की वाली बात है। देखो ये वाला लूप जो आपने कंसीडर किया था, इसमें ये एरो नीचे की तरफ था, यानी कि पुराने वाले लूप के हिसाब से इस वायर में करंट नीचे की तरफ है, तो दूसरे लूप के हिसाब से भी नीचे ही होना चाहिए। इसमें इसका भी कुछ हिसाब नहीं, तो ये नया है तो इसके हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन ये वाला हमने ऑलरेडी चूज कर रखा है, तो हम लोग ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। ये लूप ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लूप मानते हैं तो यहाँ पे इसमें करंट जो है वो इसमें भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। ये वाला करंट इसके अपोजिट में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं करने वाला, ठीक है। आप चाहो तो उल्टा लूप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें इक्वेशन में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं B C D E B। ये वाला लूप ले लिया गया। अब हम लिखना शुरू करते हैं इसमें वैल्यू। सबसे पहले करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, सो माइनस के साथ लिखेंगे। माइनस क्या लिखेंगे? ये इधर -2
I2। इसके बाद ये वाला जो इसमें भी लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम चल रहा है। सो माइनस के साथ 2 और ये है I2 माइनस I हो गया ये वाला। उसके बाद ये तीसरा है, तो ये जो बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी से अगर करंट निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, ठीक है, और लूप के डायरेक्शन में निकल रहा है, यानी कि हम लोग पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। अगर लूप के अपोजिट में निकलता करंट, ठीक है, तो हम माइनस के साथ लिखते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव में निकलेगा, तो +5 = 0, ठीक है। तो ये तीसरा इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इक्वेशन को एक जगह सिंप्लीफाई करके पहले यहीं पर लिख लेता हूँ। तो 4I1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -4I1 -5, ठीक है, +4I - 4I1 = 0। तो ये दोनों जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो 4I - 8I1 - 5 = 0, या इसी को 5 कर लेते हैं। तो फर्स्ट इस सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन है 4I1 + 2I2 - 2I2, नहीं प्लस में ही रहेगा, +2I2 + I = 10। ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, -2I2 - 2I2 + 2I + 5। अगर आप सब कुछ लूप वगैरह सही से दिखाते हो, करंट इक्वेशन लिखते हो, बाय द वे होता है एग्जाम में सबसे गलती हो सकती है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, कोई मल्टीप्लाई करने में या कोई साइन देने में किसी से गलती हो जाए, तो भी आपको मार्क्स मिल सकता है ऑन द बेसिस कि आपने सब अच्छे से दिखा रखा है। तो जो एग्जामिनर आपको मार्क्स तब भी दे देगा। अगर आप ये लूप वगैरह सब नहीं लिखते हो, ठीक है, और आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हो, तो उसको समझ में नहीं आया कि आप किस लूप के लिए कौन सा इक्वेशन लिख रहे हैं, तो बाय द वे अगर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। तो ये सब अगर लिख देंगे तो गलती होगा भी तो टीचर उसको एकोमोडेट कर सकता है उस गलती को, हाँ यहाँ पे गलती हुई थी। और अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे बिना लूप बताए सीधे इक्वेशन, तो गलती होने पर कुछ नहीं होने वाला फिर। तो -4। और दूसरी बात ये है कि कहीं से आपको लगता है कि आपका आंसर गलत आया या आप दोबारा चेक करना चाहते हो, तो लूप अगर आपने सही से लिख रखा है तो आप रीचेक भी आसानी से कर पाओगे। -4I2 + 2I + 5 = 0। तो इसको लिख लेते हैं, 4I2 - 2I = 5, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन से क्या करेंगे, इस इक्वेशन से मैं I1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। I1 = 4I - 5/8, ये I1 निकल जाएगा। इससे I2 निकालते हैं, I2 = 5 + 2I/4। आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ही यहाँ पे 3 इक्वेशन है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब कोई किसी का मूड आ जाए कि नहीं वो डिटर्मिनेंट लगा करके इसका आंसर निकालना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान है यहाँ पे, तो वो कर लेंगे। अब फर्स्ट में सारा पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 4 × I1 के जगह पर ये डाल देते हैं, 4 × I1 4I - 5/8, ठीक है, प्लस 2 × I2 कितना हो जाएगा, 5 + 2I/4, ठीक है, और प्लस I = 10, ठीक है। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4I - 5
प्लस 5 प्लस 2y प्लस 2y, ये 2 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया गया, इक्वल टू 20। तो ये 2 और 2 4 और 4 8, 8i इज इक्वल टू, ये 5 5 तो कैंसिल हो गया, 20। सो i इज इक्वल टू आ रहा है 10/4, नहीं 20/8 है, तो ये 4 2 जा 8 और 4 5 जा 5/2, यानी कि 2.5 एम्पियर का करंट है। मैं चेक करता हूँ कि इसका आंसर सही आया है नहीं। मैंने I जिसको लिया है इस बुक में, इसको उन्होंने I1 कहा था, तो I1 कितना निकाला गया है, तो I1 सही आ गया 2.5 एम्पियर। ठीक है, मेरा I जो है वो एक्चुअली बुक में I1 है, तो वो 2.5 एम्पियर आ गया। यहां तक समझ में आ गया है? हाँ, लेकिन क्वेश्चन में ब्रांच में कितना करंट है वो निकालना था। ठीक है, तो एक ब्रांच में, AC ब्रांच में तो I करंट है, अब AB ब्रांच का करंट आपको फाइंड करना है जो कि I1 है, तो I1 यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पर I की वैल्यू में पुट करके। इसमें 2.5, मैं इसको 2.5 को 5/2 ही रन देता हूँ, यहाँ पे 5/2 पुट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 - 5/8, तो ये 5/8 एम्पियर आएगा। क्या इनका आया है? कौन सा है ये? I1 को ये इन्होंने क्या कहा था, I1 जो है एक्चुअली इनका I2 है, तो I2 निकाला गया है 5/8 एम्पियर। मेरा वाला जो I1 है वो बुक में I2 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी जो भी करंट है आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो किरचॉफ लॉ वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। एग्जाम्पल 3.6 जो बुक में दिया हुआ है सॉल्व वाला, ये भी किरचॉफ लूप रूल भी है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको कर लेंगे। एग्जाम्पल 3.6। ठीक है, वीटस्टोन ब्रिज में भी किरचॉफ लूप रूल ही लगाया जाता है, और पॉइंट टूल। जब वीटस्टोन ब्रिज में जो ब्रिज होता है उसके 2 वर्टिसेस पे पोटेंशियल सेम आ जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 दिखाई देता है, और उस केस में जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि लूप में, मैं जरा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस दिया होता है यहाँ पे, ठीक है, इधर से करंट आता है, इधर से बाहर निकलता है। यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर जो जॉकी के साथ लगा होता है वो लगा देते हैं। ठीक है, अगर इस पॉइंट, अगर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी करंट इसमें 0 दिख रहा है, IG 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गया। करंट 0 है तो इसको ओपन सर्किट मान लेते हैं। ठीक है, और बस आसान हो जाता है सॉल्व करना, ये एक लूप बन जाता है, आप इस लूप में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। किरचॉफ लॉ पर एक दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 128 पर। क्वेश्चन नंबर 3.9, ये आपने कर रखा है? तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, और कोई क्वेश्चन जो किरचॉफ लॉ पर बेस्ड हो और उसमें कोई डाउट हो? अच्छा, क्यूब वाला क्वेश्चन करवाना है, ठीक है।
ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, बैटरी के अपने खुद के भी रेजिस्टेंस होते हैं। बैटरी के अंदर जो मटेरियल होता है, कार्बन होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, या जिस तरह का बैटरी हो, उसके अंदर जो केमिकल यूज हो रहा होता है उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा। उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो अगर आप किसी सर्किट में एक सिंपल सर्किट लेते हैं जिसमें कि इसका रेजिस्टेंस R, इसमें एक आपने बैटरी लगा रखी है और आपको बैटरी पे लिखा होता है, बैटरी पे 1.5 वोल्ट्स या एग्जैक्टली 1.567 ऐसा कुछ वोल्टेज आपको डेसिमल के थर्ड डिजिट तक EMF अगर गिवन है 1.564 या सेकंड डिजिट तक ही करेक्टली आपको मालूम है कि EMF है। तो EMF का मतलब ये नहीं है कि आप इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इतना वोल्टेज देगा। एक्चुअली जब यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है, तो इसमें तो एक रेजिस्टेंस है ही, बैटरी के अंदर भी तो रेजिस्टेंस है। बैटरी का जो मटेरियल है, ठीक है, ये है बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके अंदर जो भी मटेरियल है, करंट जो है वो अंदर में पॉजिटिव से ऐसे बाहर जाएगा करंट, और यहाँ से करंट आएगा। तो अंदर में करंट जो है वो जो बह रहा है, जैसे जिस पाथ से भी फ्लो अंदर में करंट, इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा, एंड दिस रेजिस्टेंस इज योर R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है। तो अगर आप इसमें कंप्लीट लिखें, किरचॉफ्स लॉ लगा दें, तो हम लिखेंगे E पॉजिटिव के साथ माइनस आई इंटू आई, करंट जा रहा है, इंटू R माइनस आई इंटू स्मॉल r शुड बी इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लूप रूल ये कहता है आपसे। तो यानी कि E माइनस आई इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू आई इंटू r। ये क्वेश्चन का नहीं है, मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो एक बैटरी लगी हुई थी, उसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस था, हमें उन बातों से मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप आया, तो वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I इंटू आर के बराबर होगा, यहाँ पे जो करंट जा रहा है, ठीक है। इसी को तो हम V कहते हैं, V इक्वल्स आई आर। यानी कि ये E माइनस आई आर जो है, ये और कुछ नहीं है, आपका वोल्टेज है। यानी कि बैटरी का EMF जो होता है वो एक गिवन डेटा है जो बैटरी के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट में या रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज जाता है वो V होता है, क्योंकि I इंटू आर वोल्टेज, वो बैटरी खुद बैटरी में वोल्टेज ड्रॉप बन जाता है, तो इतना वोल्टेज वो कम देता है, ठीक है। और इसी वजह से बैटरी को कभी भी उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, डू नॉट शॉर्ट सर्किट। मैंने देखा है बैटरी पे इंस्ट्रक्शन होता है, जब भी आप बैटरी खरीदेंगे, बड़ी बैटरी और छोटी बैटरी हो, उसमें हमेशा लिखा होता है डू नॉट शॉर्ट सर्किट, मतलब इस तार को यहाँ पर ऐसे कभी भी टच ना कराएं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जितने भी टेक्नीशियन आ रहे हैं, ठीक है, वो उनसे पूछो कि बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, तो ये चीज़ चेक करने के लिए तो उनको मल्टीमीटर से लगा के चेक करना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं यहाँ से, इसको ऐसे लगा के सटा के देखते हैं कि स्पार्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर जोर से स्पार्क कर रहा है तो चार्ज है, अगर जोर से स्पार्क नहीं कर रहा है तो चार्ज नहीं है। तो गलत स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं बैटरी की चार्ज है कि नहीं ये पता लगाने के लिए। कभी भी बैटरी को हमें इस तरीके से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, इससे बैटरी खराब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा जो पावर है बैटरी का, वो उसी के अंदर से, वो कहीं बाहर नहीं मिला वो लोड, वो खुद सारा का सारा करंट उसके अंदर फ्लो हो गया। तो बैटरी का जो मटेरियल है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा करंट जब फ्लो होगा तो मटेरियल जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। उसमें कई तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से बैटरी जो है वो खराब हो सकता है, यहाँ तक कि ब्लास्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन है बैटरी को यूज करते वक्त। तो कभी भी कोई बैटरी हो तो बच्चों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, यानी कि बच्चों को बैटरी खेलने के लिए दे दिया। खास करके 9 वोल्ट वाली जो बैटरी होती है उसमें आपने देखा होगा कि दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं 9 वोल्ट की बैटरी, इतना बड़ा होता है वो, और यहाँ पर 2 टर्मिनल्स होते हैं। आपको इसको हमेशा किसी पॉलीथीन में पैक करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो कहीं भी आसानी से कांटेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि ब्लास्ट कर जाए, घर में आग लग जाए, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पहले ही 0 दे दिया गया ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर्स। तो पहले एक क्यूबिकल नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे बुक में दिया मैं वैसा ही बना लेता हूँ। इस तरीके से क्यूबिकल रेजिस्टेंस है, हर वायर का कुछ, ये जो वायर लगा हुआ है ये आयरन का होगा या कोई ऐसे मटेरियल का, नाइक्रोम का होगा जिसमें कि कुछ रेजिस्टेंस है। हर वायर में क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम चाहें तो उसको ऐसे करके दिखा भी सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि सब हर वायर क्या है, एवरी वायर इज ए रजिस्टर ऑफ 1 ओम। कितना ओम दिया हुआ है जरा देख लूँ, 12 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो सारे वायर्स का जो सेक्शन है हर एज का रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है। डिटर्मिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं जिसका कि ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 दिया गया है। सो आई माइनस स्मॉल आर का कोई आपको झंझट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से वायर निकलता है, ये यहाँ जाता है। तो यहाँ से मान लेते हैं कुछ करंट चलता है, वो करंट क्या है, आई है। आई करंट यहाँ पर आएगा तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर और एक इधर। क्योंकि पहले से आपको दिया गया है कि तीनों वायर जो है वो ये वाला वायर यहाँ से यहाँ और पीछे वाला कुछ नाम दे देते हैं, दिया ही हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, और फिर इन्होंने नाम ऐसे दिया है, मैं भी वही वाला नेम यूज कर रहा हूँ ताकि आप बुक में भी देख सकें। ए बी सी डी नीचे में है और ऊपर में दिया गया है ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम एंड डी प्राइम। तो ए बी में जो करंट जाएगा, जो ए डी में करंट होगा और ए प्राइम में करंट होगा, ठीक है, वो तीनों करंट बराबर होंगे क्योंकि ये तीनों ब्रांचेज जो हैं वो सेम रेजिस्टेंस के हैं। तीनों जो पाथ है वो सेम जैसा पाथ है। ये यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से 90 डिग्री पे मुड़ेगा, फिर उधर 90 डिग्री पे मुड़ेगा, पहुंचेगा। यानी 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पे भी 1 बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार। तो जो पाथ लेंथ है सबका सेम है। मैं तीनों जो है पाथ, ये वाला पाथ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आप कोई सा भी पाथ कंसिडर कर लें, सारे पाथ जो हैं वो जो ए से सी प्राइम तक पहुंचाते हैं करंट को, ठीक है, वो सारे पाथ इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर एक सिमेट्री मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों करंट भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अगर इन तीनों का सम आई के बराबर होगा और तीनों इक्वल हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि तीनों जो करंट होंगे वो उसके 1/3 होंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको I/3 ले सकते हैं, या फिर एक काम ये किया जा सकता है कि इसी को 3I मान लें तो ये I और ये I बन जाएगा। आप दोनों चीज यूज कर सकते हैं। इसको I मानेंगे तो ये I/3 हो जाएगा। अगर ये 3I मानेंगे तो I हो जाएगा। किरचॉफ्स पॉइंट रूल लगा दिया गया कि 3I = I+I+I। ठीक है, इनकमिंग = आउटगोइंग। उस तरीके से यहाँ पर से जो जाएगा, यहाँ से 3I जितना सर्किट में आया उतना वापस जाएगा, तो I यहाँ पे मिल गया करंट। अब यहाँ से I करंट चलेगा और 2 पार्ट में ऐसे बट जाएगा यहाँ पे। तो इधर I/2 जाएगा और इधर भी क्या होगा, I/2। उसी तरीके से यहाँ पर भी करंट क्या होगा, I/2 होगा, इधर भी क्या होगा, I/2। यहाँ पे भी जाएगा तो यहाँ पे I/2 और यहाँ पे भी I/2।
ठीक है, इधर से I/2 आ रहा है नीचे से, इधर से I/2 आ रहा है, तो दोनों मिलके क्या मिलेगा, इधर I देगा, यानी कि वो मिल ही रहा था। ठीक है, तो पॉइंट रूल तो लग गया। अब लगाना है आपको, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, वो I है, वही तो निकालना है। तो सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए, सिर्फ सिंगल लूप का काम है, कोई भी एक लूप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वाला लूप ले लेते हो, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसमें सॉल्व करके 0 बराबर 0 आ जाएगा और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, 0 = 0 आ जाएगा। हमें एक ऐसा लूप कंसिडर करना हो जिसमें कि एटलीस्ट बैटरी आ रही हो। तो लूप में यहाँ पर कुछ नाम देता हूँ, इसका नाम E एंड ये है F। ठीक है, तो लूप मैं लिख रहा हूँ, लूप A B C प्राइम, फिर उसके बाद E, देन F और देन A वापस। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पहुँचाएंगे, ये आपका लूप है। तो इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाते हैं। ये जो बैटरी है, इस जो लूप ऐसे चल रहा है ना, तो ये माइनस के साथ -1I 1 × I, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। यहाँ पर है ना रेजिस्टेंस 1 ओम का, हर जगह यहाँ पर भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो -I/2 1 × I/2, यहाँ पर भी क्या है, I/2। यहाँ पे I करंट है, इसमें I करंट होगा, क्योंकि इधर से भी तो I/2 आ रहा है, दोनों I/2 मिलके यहाँ पर I बनाएंगे, तो ये I करंट ऊपर जा रहा है। तो माइनस फिर से I मिलेगा, I × 1 ओम, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और यहाँ से होते हुए ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्लस के साथ लिखा जाएगा, +10 = 0। तो ये हमारा सर्किट तैयार है, किरचॉफ लॉ लिख लिया गया है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2I - I/2 = 10 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 3I/2 = 10। सो I = 20/3 एम्पियर। देखते हैं, आंसर आना चाहिए। 3I = 10 volts। इसका आंसर कितना आया है, मैंने कुछ कैलकुलेशन में एरर कर डाला लगता है। तो I कितना निकाला गया है, और 20/, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, मैं कुछ चेक कर लेता हूँ। यहाँ से I × 1 हुआ था, उसके बाद फिर क्या बोल रहे हो आप, प्लस, अच्छा ये प्लस में होगा, हाँ सही बोल रहे हो आप, ये प्लस में था तो ये 5 आ जाता। ठीक है, तो ये 5 × 10 हो जाएगा, तो ये 4 एम्पियर। मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, वो माइनस नहीं था, सब कुछ उधर चला जाएगा तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो सही है, ये I = 4 एम्पियर। तो आपने करंट निकाल लिया, इसके अलावा और क्या निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा कि हम लोगों ने यहाँ से जो
ये ए पॉइंट और ये जो सी प्राइम पॉइंट है, ए पॉइंट एंड सी प्राइम पॉइंट, इन दोनों के बीच में क्या कर रखा है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये ए है, ये सी प्राइम, इन दोनों के बीच में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है जो कि 10 वोल्ट का है। तो ए और सी के बीच में क्या है, एक ये पूरा नेटवर्क जो है उसको एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम आर इक्विवेलेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो करंट यहाँ पर कितना गया था, 3i गया था करंट तो 3i जा रहा था ना सर्किट में, और 3i बाहर आ रहा था, यानी कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 10 वोल्ट अपॉन 3 इंटू आई। तो ये 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, ठीक है, एम्पियर। तो 10/12 ओम, यानी कि 5/6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और कोई डाउट है? इक्विवेलेंट समझ में नहीं आया? देखो हमारे पास एक बैटरी था, इस बैटरी से करंट जा रहा था, आप ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट, इसके बीच में ये पूरा जो डाला हुआ है इसको मैंने हटा दिया, इसको पूरा हटा दिया, ठीक है, और इसके बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया है ए और सी प्राइम पॉइंट के बीच में। तो एक ऐसा रेजिस्टेंस जो इस पूरे नेटवर्क के बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा, वो क्या, आर इक्विवेलेंट है। तो इस पूरे नेटवर्क को यहाँ से हटा दिया, उसके बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया। समझ में आया? हाँ, तो वो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लगाएंगे कि ये वो इस पूरे नेटवर्क के बराबर काम करेगा। जो ये नेटवर्क काम कर रहा था, जितना करंट 3i करंट ले रहा था बैटरी से, तो वो वाला रेजिस्टेंस भी 3i करंट ही लेगा बैटरी से, ठीक है। तो वो निकाल लिया हमने, 10 को डिवाइड करके 3i से निकाल लिया, v = IR लगा दिया। समझ में आया? ठीक है। तो ये एक लूप रूल पे क्वेश्चन था। टाइम तो भी है थोड़ा, तो एक काम करते हैं, आपका मैं पोटेंशियोमीटर का ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, 23rd किया है आपने क्वेश्चन? आपका कौन कौन सा डाउट था पोटेंशियोमीटर वाले में? 23rd और 22nd का F पार्ट। ठीक है, F पार्ट क्या था? वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF, say the order of a few millivolt, such as the typical EMF of a thermocouple? If not, how will you modify the circuit? ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो मैं ये करके भेज दूंगा आपको। ओके, सो कर सकते हैं वैसे अभी यहाँ पे। ये दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको करके देखते हैं, ठीक है। पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा इसको, क्योंकि मुझे आपको तो सिर्फ F वाला करना है, लेकिन मुझे ये पूरा डेटा देखना पड़ेगा उसके लिए। तो 23rd देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेज नंबर 131 पे। इसमें दिया गया है कि फिगर 3.34 शोज अ पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। तो पहले हम पोटेंशियोमीटर क्या है, तार है बस, AB, ठीक है। इस पर हम कुछ वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं,
अगर आपका पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसमें दो रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं, एक R है, मैं पहले पढ़ देता हूँ इसको। अब टू रेजिस्टेंस द बैलेंस पॉइंट विथ ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R, एक R है जो कि कितना है 10 ओम का है, ठीक है। इससे जो हम लोग बैलेंस करवाते हैं, ये एक स्विच है जो ऑन कर दिया गया, बैलेंस कहाँ पर आता है, इस फाउंड टू बी 58.3, यहाँ से लेके डिस्टेंस है 58.3 सेंटीमीटर पे आ रहा है, ठीक है। while that with the unknown resistance x is, इसको हटा देते हैं और दूसरा वाला कनेक्ट करते हैं x के साथ, r के साथ कहाँ पर आया है 58.3 सेंटीमीटर पे, x के साथ करने पे कितना आ रहा है 68.5 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो अलग अलग जगह पे जाके वी मतलब वो बैलेंस होगा पोटेंशियल, वी टू नहीं। while that with the unknown resistance is x, r की वैल्यू मालूम है, r इज इक्वल टू 10 ओम, और ये x का जो है पता लगाना है। डिटर्मिंग द वैल्यू ऑफ x, व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ EMF E। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, विद द गिवन सेल ऑफ EMF E। तो वो तो बाद का क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, वो क्या गिवन है, पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ होता है क्या वो कंप्लीटली आपको मालूम होता है। जैसे वी टेस्ट, ये जब हम वी टेस्ट वन ब्रिज जब मीटर ब्रिज करते हैं तो उसमें 100 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन यहाँ पर आप 100 नहीं ले सकते, ठीक है। इसको कुछ आपको L मानना पड़ेगा, AB इक्वल टू L मानना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का लेंथ आप 100 सेंटीमीटर नहीं लेते, अब वो अननोन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी एक बात समझाते हैं आपको कि मान लेते हैं कि A और B के बीच में एक वायर है, AB इज ए वायर विच इज मेड ऑफ सम रेजिस्टिव मटीरियल, उसमें कुछ ऐसा मटेरियल का बना हुआ है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है, कॉपर का नहीं, कॉपर में तो बिल्कुल कम रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ से लेकर के जो बैटरी में तार लगाई गई है, ये वाला जो वायर दिख रहा है इधर वाला, ये सब कॉपर का है, ये सब कॉपर का है, तो इनका रेजिस्टेंस आपको कंसिडर नहीं करना है। रेजिस्टेंस सिर्फ A से B के बीच में, ये नेग्लिजिबल है तो छोड़ देंगे इनको। इसका लेंथ L है, तो जो आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं उसका EMF E है, ठीक है। तो उस केस में जो EMF है वो इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये जो EMF है, वोल्टेज जो है, ये AB जो रेजिस्टेंस उसमें चूंकि जो वायर है वो सेम थिकनेस का है, सब कुछ एक जैसा है, तो अगर पूरे वायर में रेजिस्टेंस कितना जाएगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप जाएगा, E जाएगा। तो आधे वायर में यहाँ से यहाँ के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा, E/2। इसका भी आधा करेंगे तो E/4। यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा E/4, E/4, E/4 और E/4, सबको ऐड करेंगे तो E बन जाएगा। तो अगर इसमें से यूनिट लेंथ ले लें, यहाँ से यहाँ के बीच में यूनिट लेंथ ले लें 1 सेंटीमीटर जो भी, तो उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा, तो वो होगा E/L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसी को हम फाई कहते हैं, ठीक है। जो वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है पर यूनिट लेंथ, ठीक है, उसको फाई कह रहे हैं, वो हमने निकाल लिया E/L हो गया, ठीक है। तो पहले वाले के केस में अगर आप देखेंगे इसमें एक बैटरी भी लगाना होगा ना, मैं जरा इसको ध्यान से सर्किट बना लूं पहले। एक बैटरी भी लगाना होता है, पोटेंशियोमीटर तो बैटरी को कंपेयर करने के लिए ही होता है। तो यहाँ पे एक बैटरी है,
ये वाला ई नहीं दे रखा है, इसका कुछ नहीं पता है, ये ई दिया गया था, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हम ये सर्किट लेके चलेंगे, ठीक है। फिगर shows a potentiometer circuit for comparison of two resistances. The balance point with a standard resistor R equal to 10 ohm is found to be 58.3 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ, ठीक है। आपको मालूम होगा कि यहाँ से इसमें करंट जो होगा वो इस सर्किट में ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, ऐसे जा रहा होगा, और चूंकि आपने इसका पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट कर रखा होगा, ठीक है, तो इसमें एक अपना एक इंटरनल करंट है इस सर्किट का। उसके अलावा यहाँ से जो करंट जा रहा है वो इधर भी जा रहा है और एक करंट इधर भी जा रहा होगा, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है कि देखो, अगर आपके पास दो बैटरी है, ठीक है, इन दोनों बैटरी को ऐसे आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 वोल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे कनेक्ट कर दे बैटरी को, जो टॉर्च वाला सेल होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 3 वोल्ट ऐड हुआ। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो इसका ईएमएफ तो इधर की तरफ है और इसका ईएमएफ इधर की तरफ, मतलब डायरेक्शन दिखाया जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या होगा, 0 होगा वोल्टेज, क्योंकि दोनों क्या कर रहे होंगे, अपोजिंग कंडीशन में है। एक बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है, दूसरे जो है वो दूसरे में अपोजिट आ रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप किरचॉफ लूप रूल भी लगा सकते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया गया, यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया गया, तो ऐड होता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। अब आप देखो कि इसका पॉजिटिव यहाँ पर ऐसे होकर ये पॉजिटिव दे रहा है, ये वाला जब पॉजिटिव है यहाँ पे भी जाके पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। लेकिन ये जो बैटरी है वो इतना पावरफुल नहीं होगा शायद कि इस बैटरी को कंप्लीटली अपोज कर दे। कहने का ये मतलब है, अगर मैं यहाँ पर मैं 3 वोल्ट का लेता ये, तो कितना मिलता, 4.5 मिलता। अगर मैं ये वाला 3 वोल्ट ले लेता और ये होता 1.5 वोल्ट का, ठीक है, तो ये घटेगा, ठीक है, ये वाला सुपीरियर है उससे, तो यानी कि 3 वोल्ट माइनस 1.5 तो मिलेगा कितना, 1.5, यानी कि सर्किट में इधर की तरफ एक करंट बनेगा और ये दोनों मिल करके एक 1.5 वोल्ट की बैटरी के इक्विवेलेंट, घट जाएगा दोनों का जो ईएमएफ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करके सोचना होता है। होता यही है पोटेंशियोमीटर में। तो कहीं ना कहीं ये इसको अपोज कर रहा है, लेकिन इसको कंप्लीटली अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में ज़्यादा हो। तो अगर आप इसको यहाँ पे कहीं इसको ले आकर के यहाँ से हटा देंगे तो इस पूरे वोल्टेज के बराबर नहीं हो पाएगा, ये 0 नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इसको अंदर रखेंगे तो इतने हिस्से में जो वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है वो इसके बराबर हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे 3 वोल्ट में से 1.5 वोल्ट घट रहा था, अगर 3 वोल्ट में 3 घट जाता तो 0 हो जाता। तो अगर इसमें मान लेते हैं कि 3 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी 3 वोल्ट की बैटरी होती तो दोनों अपोज करके कैंसिल हो जाते हैं। पूरे में वोल्टेज मान लेते हैं 6 वोल्ट का है, तो ये तो 6 वोल्ट का है नहीं, तो वो पूरे पे जाके बैलेंस नहीं होगा, आधे पे बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 58.3 पे बैलेंस हो गया है। तो इसका जो ईएमएफ है इसको कैपिटल ई से किससे डिनोट कर दूं मैं ईएमएफ अपॉन जो लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है, जो कि एल मान लेते हैं,
उसको मैं फाई कह रहा हूँ, ठीक है। EMF ऑफ दिस बैटरी जो है EMF मान लेते हैं, EMF अपॉन लेंथ ऑफ द वायर इज फाई, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना बनेगा, तो जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा इस पॉइंट को मैं G कर देता हूँ, AG जो बनेगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AG जो बन रहा है वो आ जाएगा 5 इंटू 58.3, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो यहाँ से A और G के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप बन रहा है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। आपने बैलेंस कर दिया, यहाँ भी करंट क्या शो कर रहा है, ये 0 करंट शो कर रहा है, यहाँ पर I 0 हो गया, यानी कि इस सर्किट में, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल होता है। अभी तो यहाँ से वहाँ करंट नहीं जाएगा। अगर दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो तो करंट फ्लो नहीं होता है, करंट फ्लोज ओनली फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस वजह से यहाँ से यहाँ करंट नहीं जा रहा है, यानी कि दिस इज एक्चुअली एन ओपन सर्किट। इसको आप भूल भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो वो कनेक्टेड है, इसी वजह से वो क्या हो रहा है, करंट को अपोज कर रहा है। दोनों करंट क्या अपोजिंग कंडीशन में है, इस वजह से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को करंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जरा इस सर्किट को देखते हैं, ठीक है। इस सर्किट में निकालना क्या था हम लोगों को, जरा तो मैं क्वेश्चन में भूल रहा हूँ कि क्या निकालना था। आपको X निकालना है ना। रेजिस्टेंस 10 ओम का दिया हुआ है, तो पहले एक इंटरनल जो सर्किट है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो इस इंटरनल सर्किट में कितना वोल्टेज ड्रॉप इसमें बन रहा है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तो हमने ये दिखा दिया 58.3 हो गया। तो E का कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसमें बनेगा, वो कितना बनेगा वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर से कुछ करंट जो है, इसमें तो करंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस सर्किट में जो भी करंट है वो मान लेते हैं कि उसको हम I1 कह देते हैं। तो E/10 करेंगे तो वो I1 निकल जाएगा, ठीक है। I1 इंटू जो रेजिस्टेंस है, determine the value of X, the balance point with a standard resistance I will found to be 58.3, while that with the unknown resistance is this. Determine the value of X. तो एक्चुअली करना ये है कि यूजिंग दिस, ये जो 10 ओम वाला जो है ना रेजिस्टेंस, उसको यूज करते हुए हम लोग को फाई निकालना है, ठीक है। ये फाई निकाल के दिखाना है। तो EMF तो E ही लेके चल रहे हैं, तो इसमें इस सर्किट में जो करंट होगा वो निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। ये बाहर में करंट नहीं जाएगा क्योंकि दोनों बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, इस सर्किट में देयर इज नो करंट, तो सिर्फ इस सर्किट का करंट लेके चलेंगे हम। तो ये E/10 इक्वल टू I1 आ जाएगा। अब तो वोल्टेज जो निकालेंगे हम लोग, यानी कि 10, ये E लिख देते हैं, E इज इक्वल टू 10 इंटू I1, ठीक है। तो डायरेक्टली तो इसका EMF भी तो दे नहीं रखा ना इन्होंने, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो हम उसे माइनस कर देते हैं, यानी कि 58.3 इंटू 5 जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आ जाएगा
वो हो जाएगा E माइनस 10I1। जो अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस नहीं लगाते, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, ये होता ही नहीं, तो सिर्फ क्या होता कि ये जो बैटरी है उसको बैलेंस कर देता, किसी और लेंथ पे बैलेंस करता, ठीक है। लेकिन जब आपने क्या कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये जो करंट जा रहा है वो इधर तो जा ही रहा है, प्लस इधर भी जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगा, यानी कि I इंटू E माइनस 10I, जो पूरा का पूरा EMF था वो बैलेंस होने में यूज नहीं हो रहा है, इसका कुछ हिस्सा जो यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप दे रहा है, ठीक है। यानी कि 58.3 कहाँ से आ रहा है? अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगा होता तो सिर्फ ये बैटरी इसको बैलेंस करने में यूज होता, लेकिन चूंकि आपने रेजिस्टेंस लगा दिया तो बैटरी का पोटेंशियल का जो एक सर्टेन हिस्सा जो है वो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बनाएगा, और ये ज़्यादा पे पहले बैलेंस होता, लेकिन रेजिस्टेंस लगाने से थोड़ा कम पे बैलेंस होने लग जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आ जाएगा। सो E माइनस 10 इंटू I1 जो इस सर्किट में जा रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 58.3 इंटू 5। तो एक इक्वेशन मैंने ये बना दिया है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। दूसरा वाला क्या करना है कि दूसरे वाले में हम लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो X लगा दिया, ठीक है। तो वो कितने बैलेंस हो रहा है? 68.5 इंटू 5 इज इक्वल टू, बैटरी तो वही है, तो E माइनस R इंटू वो करंट कुछ और होगा, I2 होगा। इसका आंसर क्या आया एक बार जरा देखें। 3.23 है ना। X 11.75 आया है। देयर इज नो बैलेंस पॉइंट, नहीं ठीक है, तो ये तो निकाला है इन्होंने, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और कोई डेटा जो है E तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ X, तो इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम लोग को निकालना होगा, तो इसमें तो कई वेरिएबल हो गए। एक्चुअली देखा जाए तो वेरिएबल बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग और लगा सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा। ये इस बात का भी यूज कर सकते थे। तो 5 इंटू 58.3 इज इक्वल टू I1 इंटू R, यानी कि 10। ये भी एक इक्वेशन बन रहा है। और दूसरा ये कि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों का वोल्टेज जो होगा बराबर होगा, यानी कि E इज इक्वल टू 10 इंटू I1। तो डायरेक्टली ये E इसके बराबर आ जा रहा है, ये तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो अगर डायरेक्टली बराबर कर दें तो 5 इंटू 58.3 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू E आ जाएगा। हाँ, इज इक्वल टू E। तो एक इक्वेशन ये आ गया। तो और दूसरे वाले के लिए जब हम लिखेंगे तो वो देगा आपको E बराबर उस केस में देगा I2 इंटू X, दोनों का वोल्टेज बराबर होगा, और फिर ये इसके बराबर होगा 68.5 इंटू 5 इंटू X। तो पहला इक्वेशन मैं यहीं पे E इज इक्वल टू I1 इंटू R, जो कि कितना है 10, इज इक्वल टू
58.3 इंटू 5, तो दोनों को डिवाइड कर दो। यही वाली क्वेश्चन से अच्छा होगा कि ये भी सही है लेकिन ये उसका कोई यूज़ नहीं उतना अच्छे से हो पाएगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यानी कि I1 इंटू 10 अपॉन I2 इंटू एक्स बराबर 58.3 अपॉन 68.5। इसमें तो मोर देन वन वेरिएबल आ रहा है। I1 I2 और x फिर से आ गया। तो सही तरीका यही है, मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने सॉल्यूशन किया और सीधे उन्होंने डिवाइड करके लिख दिया है, ठीक है, बिना लॉजिक के। लेकिन लॉजिक तो यही कहता है, मैंने इक्वेशन मिटा दिए हैं, लेकिन मैं एक बार उन इक्वेशन को फिर से लिख देता हूँ कि ये 58.3 इंटू 5 इज इक्वल टू E माइनस 10I1। एक इक्वेशन ये लिखा था और दूसरा था 68.5 इंटू 5 इज इक्वल टू E माइनस R इंटू I2। ठीक है, इस सर्किट में एक अपना करंट होगा, तो दो तरीके से लिख दिया गया। तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा यहाँ पे। E इक्वल टू 10I1 तो कैसे लिख सकते हैं, यही लिखना पड़ेगा। ये तो सही है, खैर E इज इक्वल टू 10I लिखना सही होगा। क्योंकि देखो ये वाला जो है वो ये इसके पैरेलल में है, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो इसके बराबर होगा और वही वोल्टेज इसके भी बराबर होगा। तो ये तो मैंने किया, लेकिन इसमें जो इक्वेशन आ रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि ये E इक्वल टू 10I अगर हम लिख देते हैं, ये E इक्वल टू 10 इंटू I यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और I1 I2 दोनों बराबर नहीं है, I1 I2 बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर आप I1 I2 को ऐसे क्रॉस करके x निकाल लो तो हो सकता है कि वो आंसर सही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 10 इंटू 68.5 डिवाइडेड बाई 58.3, तो यह आ जाएगा 685 अपॉन 58.3। इसको आप जरा डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर है आपके पास? एक बार आप इसको डिवाइड करो, कितना आता है। वन पॉइंट नहीं आएगा, ये तो साफ पता चल रहा है कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। 1 पॉइंट नहीं आएगा। 685 को 583 से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 टाइम लगाएंगे तो 583 आ जाएगा। 2 0 1, यहाँ पर फिर 0 लगा देते हैं तो 5 टू जब 1 टाइम मिलेगा 583। ये 11 में से 8 गए 3 तो 9 में, ठीक है। ये आंसर आपको वही आ रहा है, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ आंसर ना 11 पॉइंट समथिंग ना,
ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बुक में जो आंसर लाया गया है क्या वो सही में सॉल्व हो सकता है? ये I1 और I2 को ऐसे काट करके सॉल्व करना सही नहीं है, ठीक है।